हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब प्रश्नावली 10.3 के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके सिलेबस से कैंसिल आउट हो चुके हैं, वो आपकी यूपी बोर्ड सिलेबस में नहीं है। लेकिन कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिससे हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या है बच्चों? देखिए, जो आपके टॉपिक कट चुके हैं उनको छोड़ के मैं बाकी बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रेखा का व्यापक समीकरण। रेखा का व्यापक समीकरण। ये व्यापक समीकरण क्या होता है बच्चों? जैसे आपको पता है कि जो समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, त्रिघात समीकरण होते हैं। ठीक है, इन सभी का व्यापक रूप है। जैसे व्यापक रूप से हम तुलना करके हम बता सकते हैं कि कौन सा रैखिक है, कौन सा व्यापक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए रेखा का व्यापक समीकरण, इसमें हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या है। दो चर वाला रैखिक समीकरण तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है बच्चों? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं ये किस समीकरण का व्यापक रूप है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को नहीं समझना है, हम लोग को बेसिकली यह समझना है कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसके व्यापक रूप को हम लोग किन किन तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन हेडिंग है वह क्या है बच्चों? ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इनको हम लोग कितने रूप से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग जनरली तीन रूपों से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है ढाल अंतःखंड, दूसरा है अंतःखंड रूप, तीसरा है लंब रूप। ठीक है, तो देखिए मैं तीनों को ही नोट कर देता हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो व्यापक रूप है इस व्यापक रूप को हम लोग कितने तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को विभिन्न रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला रूप है बच्चों ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप, ये ढाल अंतःखंड रूप पहला है, जिसका फॉर्मेट क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर ढाल अंतःखंड रूप में है तो वह किस फॉर्मेट को बिलोंग करेगी? y बराबर एम एक्स प्लस सी। वाई बराबर अगर एम एक्स प्लस सी है तो वो जो अंतःखंड कौन सा अंतःखंड में आता है? ढाल अंतःखंड रूप में। ठीक है, अगर कोई भी समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर उसे हमें ढाल अंतःखंड रूप में व्यक्त करना है तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? ए एक्स वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी हम लोग सभी को व्यक्त करके चेक भी करेंगे। दूसरा है आपका अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप, ठीक है, अंतःखंड रूप क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं जब एक ही एक्सिस पे एक्स और वाई दोनों आ जाए तो अंतःखंड रूप हम लोग पीछे पढ़े हैं। अंतःखंड रूप क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये जो रूप है इस रूप को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? अंतःखंड रूप। ठीक है, अभी इस पर हम लोग प्रश्नावली 10.2 में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। जो हमारा तीसरा प्रकार है वह क्या है बच्चों? लंब रूप। लंब रूप का क्या कंसेप्ट है?
लंब रूप कब होती है कोई रेखा? जब वह इस इक्वेशन को फॉलो करे। क्या चीज़? एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी। ठीक है, ये जो लंब रूप है ये हमारे टॉपिक से कट चुका है। ये हमारे 11th के यूपी बोर्ड के टॉपिक से क्या हो गया? कट चुका है। ये लंब रूप पे क्वेश्चन अब आपके नहीं आते हैं। मेन यही दो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आएंगी जनरली तो हम लोग इसको भी समझ लेंगे, क्योंकि इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है पीछे। अब देखिए, हम लोग जो ax प्लस बी वाई प्लस सी को विभिन्न रूपों में अगर क्वेश्चन आया तो व्यक्त कैसे करेंगे। जैसे पहला तरीका है ढाल अंतःखंड रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो हमें कैसे करना पड़ेगा हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा अंतःखंड रूप में तब कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। लंब रूप वाला टॉपिक कैंसिल हो गया है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन आएगा तो उस पर समझा देंगे। मेन हम लोगों का यही दो है, ढाल अंतःखंड रूप और लंब रूप। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पहला टॉपिक है ढाल अंतःखंड रूप, हम इसको हेडिंग बना लेते हैं, ढाल अंतःखंड रूप को। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पहला हेडिंग बनाते हैं ढाल अंतःखंड रूप। पहला जो तरीका है बच्चों ढाल अंतःखंड रूप, पहला वाला मेथड पे चेक कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर इस रूप में आएगा तो उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे। ढाल अंतःखंड रूप। ठीक है, ढाल अंतःखंड रूप। कोई भी अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसको अगर हमको ढाल अंतःखंड रूप में व्यक्त करना होगा तो उसे हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को ढाल अंतःखंड रूप में बदलने का तरीका। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, कोई भी दे दिया आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में क्वेश्चन, उसको हमको ढाल अंतःखंड रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ढाल अंतःखंड रूप, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ढाल अंतःखंड रूप है तो ये किस रूप को फॉलो करेगा? y बराबर mx प्लस सी, इस रूप को यह फॉलो करेगा। ठीक, तो ये जो इसका व्यापक रूप है इसको हम लोग किस में बदल दें? y बराबर mx प्लस सी में। तो देखिए y वाले टर्म को छोड़ के बाकी सबको इधर ले जाइए, तो बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax उधर जाएगा तो माइनस का ax हो जाएगा, c उधर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस का c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए ढाल अंतःखंड का जो रूप है y बराबर mx प्लस सी, y के साथ कोई संख्या नहीं है, यहाँ y के साथ b है तो b से क्या कर दें? पूरे दोनों तरफ भाग कर दें। तो लिखेंगे b से भाग करने पर, b से भाग कर देंगे तो क्या होगा बच्चों? बी वाई अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, अब b से b कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा समीकरण हो गया। अब हमको ढाल निकालनी है, तो यक्स का जो स्लोप होता है वही ढाल होता है। यक्स का जो स्लोप होता है इसकी अगर तुलना करें इसके व्यापक रूप से y बराबर एम एक्स प्लस सी से अगर तुलना कर देंगे, अगर ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, तो इन दोनों की तुलना करोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की बच्चों तुलना कर देंगे तो देखिए x की तुलना x से करोगे तो m बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर माइनस ए बटे के बी। यही m क्या है? ढाल है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लोप कहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ गया ढाल अंतःखंड रूप में बदलने का, तो हम लोग इस तरीके से इसको चेंज कर लेंगे।
इस तरीके से चेंज करके क्या निकाल देंगे, स्लोप निकाल देंगे। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड रूप को देते हैं। अगर अंतःखंड रूप का आ गया क्वेश्चन तो उसको हम लोग अंतःखंड रूप में कैसे बदलेंगे। दूसरा जो प्रकार है अंतःखंड रूप, दूसरा प्रकार क्या है बच्चों, अंतःखंड रूप। ठीक है, अंतःखंड रूप, जब दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है तो उसको हम लोग अंतःखंड रूप में कैसे बदलेंगे। देखिए फिर से लिख लेते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को अंतःखंड रूप में बदलने का तरीका। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को अंतःखंड रूप में बदलने का तरीका। तो फिर से दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और आपको पता होना चाहिए अंतःखंड रूप होता क्या है, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। हम लोगों को इस रूप में इसको बनाना है। तो देखिए इस रूप में ये कैसे बन सकता है बच्चों। अब इस रूप में तभी बन सकता है जब यह c को इधर ले जाएं, क्योंकि देखिए इधर कांस्टेंट है, चर है, अचर है, तो c को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का c। अब आपको दिख रहा है कि अंतःखंड रूप में राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है, तो 1 राइट हैंड साइड में 1 कैसे बन सकता है बच्चों, जब इस पूरे को हम लोग किससे, माइनस c से डिवाइड कर दें। तो लिखेंगे हम कि माइनस c से दोनों पक्षों में भाग देने पर माइनस c से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, ax अपॉन माइनस सी इक्वल टू प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, माइनस सी अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इस ऐसे लिखने में। ठीक है, अब देखिए ये इसके व्यापक रूप से है, तो अगर इसको हम लोग क्या मान लें, समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लें, समीकरण नंबर 1। अब इसका जो अंतःखंड का जो रियल रूप है वह क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लें। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर देंगे तो देखिए क्या होगा, x की तुलना x से करेंगे, ये a है, ये माइनस सी अपॉन ए है, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x अंतःखंड यक्स अंतःखंड क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस सी बाई ए, यक्स अंतःखंड की वैल्यू होगी। ठीक, y अंतःखंड क्या होगा, y अंतःखंड b बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस सी अपॉन बी। इस तरीके से हम लोगों ने यक्स अंतःखंड और y अंतःखंड में बदलना सीख लिया। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट रूप था जो सिलेबस से कट चुका है लंब रूप, उसको हम लोग इसमें नहीं सॉल्व करते हैं, उसके कंसेप्ट को नहीं देखते हैं। जब क्वेश्चन थोड़ा बहुत आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे, वैसे वो आपके एनसीईआरटी से
न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्क कर चुका है टॉपिक। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों को आपको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। फिर ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 10.3 को सॉल्व करेंगे। 10.3 प्रश्नावली जो है इन्हीं कंसेप्ट पे आधारित है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस कंसेप्ट को देखते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।